दोस्तों, आज आप सुनेंगे एक बहुत ही फेमस यूरोपियन राइटर की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सस्पेंस थ्रिलर कहानी जिसका नाम है द ईस्ट विंड यानी पूर्वी हवा। कहानी का पूरा मजा लेने के लिए उसे एंड तक जरूर सुने। तो बिना देर किए शुरू करते हैं कहानी द ईस्ट विंड। अपने ज़माने में सीआईडी के इंस्पेक्टर जोसेफ फ्रेंच ने कई जटिल मामले सुलझाए थे। इनमें से कुछ अपने ड्रामाई स्टाइल के लिए फेमस थे तो कुछ अपनी क्रूरता के लिए। लेकिन इंस्पेक्टर फ्रेंच ने जिस भी केस को अपने हाथ में लिया उसे अंत तक जरूर पहुंचाया। लेकिन वो वाला केस जो सुबह 10:30 बजे कॉर्निश रिवेरिया लिमिटेड एक्सप्रेस में हुआ था, वो इन सब से एकदम हटकर था। ये मई के अंत की बात है। इंस्पेक्टर फ्रेंच साउथ लंदन में हुई एक रहस्यमय लूट के केस को सुलझाने में कई हफ्तों से बिजी थे। इस काम से वो मानसिक रूप से काफ़ी थका हुआ महसूस कर रहे थे और उनकी कोशिश थी कि वो जल्दी से जल्दी उसे निपटा लें। वो चाहते थे कि ये केस खत्म हो जाए तो कुछ दिनों के लिए लंदन से बाहर छुट्टियां मनाकर आएं। इसी लूट की जांच के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए उनको लंदन से बाहर प्रिंस टाउन की जेल में सजा भुगत रहे एक पुराने अपराधी से मिलने जाने की ज़रूरत पड़ी। केस में उलझे रहने के बावजूद फ्रेंच को ये अच्छा लगा। उन्होंने सोचा, चलो काम से ही सही, लंदन से 1-2 दिन बाहर रहने का मौका तो मिला। वैसे उस लूट के मामले में फ्रेंच सफलता के काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। यात्रा के निर्धारित दिन फ्रेंच पैडिंगटन स्टेशन पहुंचे और ट्रेन में अपनी सीट पर बैठ गए। प्रिंस टाउन की जेल पहुंचने से पहले उनको कई काम करने थे। जब ट्रेन ने अपना सफ़र शुरू किया तो फ्रेंच ने अपने ब्रीफ केस में से फाइलें निकाल लीं। कुछ देर वो उन कागज़ों को पढ़ते रहे और कई जगह उन्होंने कुछ पॉइंट नोट भी किए। फिर उन्होंने फाइलों को ब्रीफ केस में रखा और आसपास के दृश्यों को देखने लगे। कुल मिलाकर उनको ये यात्रा बड़ी ही सुकून भरी लग रही थी। ट्रेन ने अभी अभी एक्सीटर को पार किया था और अब नदी के साथ साथ एक्समाउथ की तरफ बढ़ रही थी। पिछली रात यहाँ काफ़ी बारिश हुई थी, लेकिन आज आसमान साफ था और सब कुछ धुला पूछा हुआ चमक रहा था। अब ट्रेन न्यूटन एबट की तरफ बढ़ रही थी। फ्रेंच ने एक नॉवल निकाल लिया और उसे पढ़ने लगे। उनको नॉवल पढ़ते हुए कुछ ही मिनट हुए थे कि उनके कानों में इंजन की सीटी की आवाज़ आई और ट्रेन को ब्रेक लगने का एहसास हुआ। फ्रेंच को पता था कि ट्रेन का वहाँ रुकने का कोई प्रोग्राम नहीं था। फिर उनके दिमाग में ख्याल आया कि हो सकता है किसी कारण से सिग्नल ना मिलने के कारण ट्रेन यहाँ पर रुक रही हो। धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड कम हुई और एक छोटे से स्टेशन ग्रीन ब्रिज पर ट्रेन रुक गई। इस बात से थोड़ा नाखुश हुए फ्रेंच ने फिर से नॉवल पर अपना ध्यान लगाना शुरू किया ही था कि उनके कानों में स्टेशन से आ रहे इमरजेंसी सिग्नल की आवाज़ पड़ी। उनको पता था कि ये सिग्नल किसी इमरजेंसी में ही बजाया जाता है, जिसे सुनकर ड्राइवर ट्रेन रोक देते हैं। क्या माजरा है ये जानने के लिए इंस्पेक्टर फ्रेंच ने खिड़की का शीशा ऊपर उठा दिया। उनकी सीट प्लेटफॉर्म वाली साइड पर ही थी। 4 डिब्बे पीछे प्लेटफॉर्म पर फ्रेंच ने जो नज़ारा देखा उससे उनके होश ही उड़ गए। उन्होंने देखा कि उस डब्बे का दरवाज़ा खुला है और उसके ठीक सामने एक लंबा तगड़ा आदमी सफ़ेद रंग का नकाब ओढ़े और मटमैले रंग का सूट पहने हाथ में पिस्तौल ताने खड़ा है। उसकी पिस्तौल का निशाना सीधे दरवाजे पर लगा हुआ था। शायद उसने अपनी पिस्तौल से डिब्बे के सभी यात्रियों को धमकाया हुआ था, क्योंकि एक भी यात्री डिब्बे से बाहर आता फ्रेंच को नज़र नहीं आ रहा था। हाँ, डिब्बे का गार्ड ज़रूर उतरा था, लेकिन वो भी प्लेटफॉर्म पर हाथ ऊपर करके खड़ा हुआ था। पहले झटके में तो इंस्पेक्टर फ्रेंच चौंक पड़ा। फिर किसी चीते की फुर्ती से वो अपने डिब्बे से बाहर कूदा और उस डिब्बे की तरफ दौड़ा। तभी उसने देखा कि मध्यम कदकाठी के 2 आदमी उस डिब्बे से बाहर निकले। एक ने सफ़ेद नकाब से चेहरा ढका हुआ था और वो शायद दूसरे को अपनी पिस्तौल से धमकाकर बाहर लेकर आया था। फ्रेंच जब तक वहाँ पहुँचता, दोनों पिस्तौल वाले आदमी तीसरे को ज़बरदस्ती घसीटते हुए बाहर ले गए, जहाँ पहले से ही एक कार स्टार्ट खड़ी थी। दोनों ने अगवा किए व्यक्ति को कार में ठूंसा और कार गोली की तरह वहां से निकल भागी। फ्रेंच तेजी से प्लेटफॉर्म के एग्जिट गेट की तरफ भागा, लेकिन जब तक वो वहां पहुंचा, कार सड़क पर मुड़कर गायब हो चुकी थी। अब फ्रेंच उस डिब्बे की तरफ लौटा जहां ये वारदात हुई थी। अब तक उस डिब्बे के चारों तरफ उत्सुक लोगों की भीड़ जमा हो चुकी थी। लोगों के बीच से रास्ता बनाता हुआ फ्रेंच डिब्बे के गेट से डिब्बे के अंदर पहुंचा। डिब्बे में जेल से कैदियों को ले जाने वाले गार्ड की ड्रेस पहने 2 आदमी गिरे पड़े थे। पहली ही नज़र में फ्रेंच को समझ आ गया कि उनमें से एक मर चुका था। उसके माथे में गोली का सुराख नजर आ रहा था और उसमें से खून बहकर उसकी ड्रेस को बदरंग कर चुका था।
दूसरा घायल था और बेहोश था। ये नज़ारा देखकर फ्रेंच जोर से चिल्लाया, मैं स्कॉटलैंड यार्ड का एक पुलिस ऑफिसर हूँ। कृपया ट्रेन में ही मौजूद किसी डॉक्टर को ढूंढ कर लाइए, जल्दी, और किसी को अंदर ना आने दें। हालांकि ये फ्रेंच का केस नहीं था, लेकिन वो जानता था कि इसी ट्रेन से लंदन से एक कैदी प्रिंस टाउन के डार्टमूर इलाके में एक मुकदमे के सिलसिले में ले जाया जा रहा था। ये गार्ड जेल के थे और उनकी ड्यूटी उस कैदी के साथ लगी हुई थी। कैदी का नाम था जर्मी सैंडर्स और उसको फ्रेंच ने ही दक्षिण लंदन में हुई एक लूट के मामले में पकड़ा था। ये लूट एक सम्मानित महिला लेडी ऑरियबी केट के व्यक्तिगत खजाने से की गई थी। सैंडर्स उनके यहाँ एक नौकर के रूप में लगा हुआ था और उसने 20,000 पाउंड से ज्यादा के गहने चुरा लिए थे। हालांकि सैंडर्स पकड़ा गया था, लेकिन उसके पास से माल बरामद नहीं हुआ था, 1 पैसे का भी नहीं, और इसीलिए फ्रेंच को यकीन था कि ये वारदात सैंडर्स ने अकेले नहीं की थी, बल्कि उसके 2-3 साथी और भी थे। फ्रेंच और उसकी टीम सैंडर्स के बाकी साथियों की भी तलाश में थी। फ्रेंच के कहने से तब तक एक सहयात्री किसी डिब्बे से एक डॉक्टर को ढूंढ लाया था। उसने देखते ही पुष्टि कर दी कि एक गार्ड मर चुका था। दूसरे का उसने इलाज शुरू कर दिया। अब फ्रेंच ने ट्रेन के गार्ड के साथ उस छोटे से स्टेशन की तलाशी शुरू की। ये एक छोटा हॉल्ट स्टेशन था, जहां एक टिकट घर, एक जनरल वेटिंग रूम और स्टेशन मास्टर और दूसरे कर्मचारियों के लिए 1-2 कमरे थे। स्टेशन मास्टर का कमरा बाहर से बंद था। इसे देखकर उन्हें हैरानी हुई। दरवाज़ा काफ़ी मजबूत था। अब इसे खोला कैसे जाए? फ्रेंच ने वहीं पड़ी लकड़ी की बेंच की तरफ इशारा किया। 2-3 नौजवानों ने उसे उठा लिया और दरवाजे पर जोर से टक्कर मारने लगे। 3-4 टक्करों के बाद दरवाजे की चूलें हिलने लगीं और आखिरकार थोड़ी देर में वो उसे खोलने में कामयाब हो गए। कमरे के अंदर एक कुर्सी पर स्टेशन मास्टर बुरी तरह से बंधे हुए बैठे थे। उनके मुंह पर टेप लगी थी। लोगों ने उनको फौरन इस बंधन से मुक्त किया तो उन्होंने बताया, एक लंबा चौड़ा सफ़ेद नकाब पहने आदमी अचानक कमरे में घुसा और उन्हें बांधकर चला गया। उन्होंने ये भी बताया कि वो आदमी टेलीफोन के तार भी उखाड़ गया था। फ्रेंच ने उनसे पूछा, उस वक्त स्टेशन पर और कितने कर्मचारी थे? स्टेशन मास्टर ने बताया, चूंकि यहाँ कम ट्रेनें ही रुकती हैं, इसलिए टिकट विंडो पर किसी की ड्यूटी नहीं थी। हाँ, सिग्नल केबिन में ज़रूर एक आदमी की ड्यूटी थी जो ट्रेन को जाने या रुकने का सिग्नल देता है, और मेरा ख्याल है कि बदमाशों ने उसे भी बांध दिया होगा और ज़बरदस्ती उससे इस ट्रेन को यहाँ रुकने का इमरजेंसी सिग्नल दिलवाया होगा। सब लोग स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक तरफ बने सिग्नल केबिन की ओर दौड़ पड़े। यहाँ भी वही नज़ारा था जैसा कि स्टेशन मास्टर ने कहा था। सिग्नल रूम का दरवाज़ा तो बंद नहीं था, लेकिन सिग्नल मैन को बदमाश उसी के स्टूल पर बांध गए थे और उसके मुंह पर भी टेप चिपका हुआ था। उससे मारपीट तो नहीं की गई थी, लेकिन डर से उसकी घिग्गी बंधी हुई थी। बंधन खोलने के बाद फ्रेंच ने उसे 1 गिलास पानी पिलाया। कुछ सहज होने के बाद उसने बताया कि वो ट्रेन को लाइन क्लियर का सिग्नल देने ही वाला था कि पिस्तौल लिए और नकाब पहने 2 आदमी उसके केबिन में अचानक घुस आए। उन्होंने उससे ज़बरदस्ती इमरजेंसी सिग्नल दिलवाया और उसे बांधकर चलते बने, और यहाँ पर भी वो टेलीफोन और सिग्नल के तार काट गए थे। फ्रेंच ने पूछा कि क्या उन बदमाशों का हुलिया उन दोनों में से या डिब्बे के यात्रियों में से कोई बता सकता है? दोनों ने बस यही बताया कि एक आदमी लंबा तगड़ा था, बाकी 2 सामान्य कदकाठी के थे। उनका चेहरा कोई भी नहीं देख सका था क्योंकि उन्होंने पूरे मुंह को ढकने वाली नकाब पहनी हुई थी। घटना वाले डिब्बे में प्लेटफॉर्म की तरफ वाली सीट पर बैठी एक औरत ने ये ज़रूर बताया कि लंबे तगड़े आदमी ने ज़रूरत से ज़्यादा चमकने वाले रंग के जूते पहने हुए थे। उसके एक जूते पर मिट्टी के कुछ कण जम गए थे, इसलिए वो चमकते जूते में अजीब सा और अलग सा ही नज़र आ रहा था। अगर उसने जूते पहुँचे ना हों तो ये भी उसकी एक पहचान हो सकती थी। चूंकि स्टेशन की फ़ोन लाइन काट डाली गई थी, इसलिए फ्रेंच ने स्टेशन मास्टर से पूछा, यहाँ आसपास कोई टेलीफोन है? स्टेशन मास्टर ने बताया कि स्टेशन के बाहर करीब 1 फरलांग की दूरी पर एक किसान गुड बॉडी का घर है। वहाँ एक फ़ोन है। ट्रेन से अगले स्टेशन पर पहुंचकर फ़ोन करने से अच्छा है कि वहीं से फ़ोन कर लिया जाए। तब फ्रेंच, स्टेशन मास्टर तथा 2-4 और नौजवानों ने गुड बॉडी के घर की तरफ दौड़ लगाई। 3 मिनट बाद ही वे उसका दरवाज़ा खटखटा रहे थे और 5वें मिनट में फ्रेंच एग्जीटर में पुलिस सुपरिंटेंडेंट से बात कर रहा था। उसने बताया कि घटना हुए अभी मुश्किल से 15 मिनट ही हुए हैं, इसलिए अपराधी ज़्यादा दूर नहीं जा सके होंगे। उसने ये भी अनुरोध किया कि उनका सिर्फ पीछा किया जाए, उनको पकड़ा ना जाए।
उसने सुपरिंटेंडेंट को सैंडर्स का पूरा हुलिया बता दिया और उसके साथ के तीनों नकाबधारी बदमाशों का भी हुलिया जितना संभव हो सकता था बता दिया। फ्रेंच ने सिर्फ पीछा करने का अनुरोध इसलिए किया था कि वो समझ गया था कि ये तीनों दक्षिण लंदन में हुई लूट में सैंडर्स के बाकी साथी हैं। उन्होंने सैंडर्स को इसलिए अगवा किया होगा कि लूट का माल न कहीं बरामद हुआ है और न ही किसी चोर बाजार में बिका है। इसका मतलब यही है कि सैंडर्स ने वो कीमती गहने कहीं छिपा दिए हैं और बाकी तीनों ने उसे इसलिए अगवा किया है कि उससे ये पता लगा सकें कि आखिर लूटा गया माल है कहाँ पर। इंस्पेक्टर फ्रेंच का ये अनुरोध एक्सीटर, प्लाईमाउथ, ऑकहैम्पटन और बाकी जगहों पर भी प्रसारित कर दिया गया। फ्रेंच को पूरा भरोसा था कि वे अपराधी सैंडर्स को लेकर वहीं जाएंगे जहां उसने लूट के गहने छिपाए होंगे। वो इस बार सारे अपराधियों को सबूत के साथ यानी लूट के माल के साथ गिरफ्तार करना चाहता था। मरे हुए गार्ड के शव को उसके घर पहुंचाने और घायल गार्ड को हॉस्पिटल पहुंचाने का इंतजाम करके लोकल पुलिस की कार से फ्रेंच न्यूटन एबट के लिए रवाना हो गया। वहां से उसे एक्सीटर के लिए ट्रेन मिल गई। 40 मिनट बाद वो एक्सीटर के पुलिस मुख्यालय में था। वहां का इंचार्ज उसका पुराना साथी था, सुपरिंटेंडेंट हैम्ब्रुक। हैम्ब्रुक ने खुले दिल से अपने पुराने साथी का स्वागत किया। उसने कहा, हमने तुम्हारे कहे मुताबिक सारा इंतजाम कर दिया है। सारे रास्तों और नदी में आने जाने वाले स्टीमर्स की भी जांच की जा रही है। लेकिन क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि हम उन्हें पकड़े नहीं बल्कि चुपचाप तरीके से बस उनका पीछा करते रहें? फ्रेंच ने जवाब दिया, हाँ चीफ, उन्हें सबूत के साथ पकड़ने का यही एक तरीका है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो माल के साथ गायब हो सकते हैं। हैम्ब्रुक ने कहा, तो तुम्हें ये लगता है कि सैंडर्स को उन्होंने उसी लूट के माल के लिए अगवा किया है? फ्रेंच ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हाँ, मुझे ऐसा ही लगता है। अब हम लुटेरों के पूरे गिरोह को लूटे गए माल के साथ सैंडर्स की मदद से ही पकड़ सकते हैं। हैम्ब्रुक ने जवाब दिया, लेकिन अगर मैं होता तो। तभी अचानक फ़ोन की घंटी बजी। ये फ़ोन लंदन एक्सीटर बाईपास से कांस्टेबल कनिंघम ने किया था। उसने बताया, हमने उस लंबे वाले आदमी और सैंडर्स को पहचान लिया है। वो एक डैमलर लिमोजीन कार नंबर AZQ 9999 पर लंदन की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंच के कहने पर हैम्ब्रुक ने उनका पीछा जारी रखते रहने को कहा, हालांकि उसका खुद का इरादा उन्हें पहली नज़र पड़ते ही दबोचने का था। कनिंघम ने उनको ये भी सूचना दी थी कि उन्होंने अपने कपड़े भी बदल लिए हैं। लंबे तगड़े आदमी ने अब गहरे काले रंग का सूट और खाकी हैट पहन ली थी। सैंडर्स भी जेल के कपड़े बदले हुए था। उसने ये भी बताया कि जब कार को चेक करने के लिए हमने उनसे बाहर आने को कहा तो उसके जूते पर मिट्टी लगी हुई थी, जिससे ये भी पता चलता है कि यही वो आदमी था जिसने ये कांड किया है। बड़े वाले आदमी ने अपना नाम ओलिवर हॉक बताया था और ये भी कहा था कि वो 767B हैटन गार्डन, ग्रैबफील्ड रोड, हैम्पस्टेड में रहता है और हीरों का एक बड़ा कारोबारी है। सैंडर्स के चेहरे पर गाढ़ा रंग लगाकर उसका चेहरा थोड़ा बदल दिया गया था और उसे हॉक ने अपना ड्राइवर बताया था। कनिंघम ने यह भी बताया कि वे प्लाईमाउथ के बर्लिंगटन होटल से आ रहे हैं और अब घर जा रहे हैं। उनकी कार में डनलप के नए चौड़े वाले टायर भी लगे बताए गए। फ्रेंच ये सारी बातें सुनकर बड़ा खुश हो गया। उसने कहा, अगर वो ठीक से व्यवहार कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने अपनी काफ़ी तगड़ी एलिबाई बना रखी है और वो ये भी मानते हैं कि उनके सबूत एकदम पक्के हैं। अब हमें उनको पकड़ना ही होगा। तुम ज़रा बर्लिंगटन होटल से ये पता करो कि वो वहाँ पर कब थे और वहाँ से कब निकले। हैम्ब्रुक ने फ़ोन पर एक सिपाही को निर्देश दिए कि वो ये सारी बातें पता करे। वहाँ से रिपोर्ट आई कि हॉक अपने ड्राइवर के साथ 2 रातों से वहीं था और आज सुबह ही वहाँ से निकला है। रास्ते के लिए लंच भी उन्होंने होटल से ही पैक करा लिया था। होटल में उन्होंने वही पता लिखवाया था जो उसने रास्ते में पुलिस वाले को बताया था और हुलिया भी जो बताया गया वो हॉक से मिलता जुलता था। फ्रेंच ने कहा, ये लो, सबूत में झोल आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने प्लाईमाउथ और एक्सीटर के बीच इतना वक्त कहाँ और क्यों लगाया? शायद वो यही कहेंगे कि वो बीच में लंच के लिए कहीं रुके थे, लेकिन लंच के लिए कहीं वो नज़र क्यों नहीं आए? वो यही कहेंगे कि उन्होंने लंच कार में ही लिया। फिर फ्रेंच ने स्कॉटलैंड यार्ड के हेडक्वार्टर में फ़ोन करके अब तक की सारी घटनाओं की जानकारी दे दी। उसने हॉक का पता बताकर ये भी कहा कि अगर वो वहाँ रहता है
तो उसकी कदकाठी कैसी है, इन सब बातों की सूचना उसे दी जाए। चंद मिनटों में ही हेम्पस्टेड थाने के ऑफिसर जॉन गार्डन का फोन आ गया। उसने जो हुलिया बताया वो कार में बैठे लंबे तगड़े आदमी जैसा ही था। इस बीच रेलवे टाइम टेबल पढ़कर फ्रेंच ने पता लगा लिया था कि 5:20 शाम को वहां से लंदन के लिए एक फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है। फ्रेंच ने हैम्ब्रोक से कहा, मैं ये ट्रेन पकड़कर लंदन पहुंचना चाहूँगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज रात को वहाँ ये ड्रामा खत्म हो जाएगा। ट्रेन से मैं हॉक और उसके साथियों के हैम्पस्टेड पहुंचने के समय पर ही वहाँ पहुंच जाऊंगा। हैम्ब्रोक और बाकी स्टाफ से विदा लेकर इंस्पेक्टर फ्रेंच रेलवे स्टेशन पहुंचा। एक्सप्रेस ट्रेन सही टाइम पर थी। अपनी सीट पर बैठने के बाद फ्रेंच ने पूरे दिन की घटनाओं के बारे में सोचना शुरू किया। तभी उसे ये ख्याल आया कि हॉक को ये कैसे पता चला कि सैंडर्स किस डिब्बे में है। इसका मतलब ये भी है कि इनका एक साथी और भी होगा जिसने इनको ये सूचना दी होगी। ट्रेन के पहले स्टॉप टैंटन पर फ्रेंच ने एग्जीटर और स्कॉटलैंड यार्ड में तार भेजा कि ये पता किया जाए कि पैडिंगटन से क्या कोई तार सुबह 10:30 बजे भेजा गया था। अगर भेजा गया था तो उसमें संदेश क्या था। उसके बाद फ्रेंच पेंट्री कार में पहुंचा और कुछ खाने पीने लगा। सुबह घर पर नाश्ते के बाद से उसे अब तक कुछ भी खाने पीने का मौका नहीं मिल पाया था। 9 बजे रात को वो पैडिंगटन के प्लेटफॉर्म पर उतरा। 9:15 बजे वो स्कॉटलैंड यार्ड के हेडक्वार्टर में था। वहां उसका सहकर्मी इंस्पेक्टर टैनर उसका इंतजार कर रहा था। टैनर ने उसे बताया, मैं तुम्हारा ये केस यहाँ बैठे बैठे ठीक से देख रहा था। तुम्हारे वो सारे बदमाश सीधे यहीं आ रहे हैं। पुलिस पार्टी ने उनको चार्ड, शेफ्टबरी, सेल्सबरी, एंडोवर और बेसिंगस्टोक चेक पोस्ट पर जांच के लिए रोका जरूर था, लेकिन तुम्हारे कहे अनुसार उनको पकड़ा नहीं। इससे उनको शायद ये लग रहा था कि वो पुलिस को धोखा देने में कामयाब हो गए हैं। जिस स्पीड से वो आ रहे हैं उनको 10 और 11 के बीच किसी टाइम हैम्पस्टेड पहुंचना चाहिए। आधे घंटे पहले उन्होंने बेसिंगस्टोक में डिनर किया है और अब वो वहां से चल चुके हैं। फ्रेंच ने सवाल किया, और हॉक इस बीच क्या करता रहा है, उसके बारे में कुछ पता चला? हाँ, बस छोटा मोटा बिजनेस है, वो भी कोई ज्यादा अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन उसके घर की साज सजावट से पता चलता है कि उसके पास पैसे की कमी नहीं है। उसके घर और ऑफिस में मौजूद क्लर्क ने भी यही बताया है कि वो बिजनेस के सिलसिले में प्लाईमाउथ गया है और आज देर रात लौटेगा। फिर टैनर ने पूछा, तो अब हॉक को गिरफ्तार करने के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है फ्रेंच? अगर हम उसे सैंडर्स के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं तो ठीक है, वरना अगर वो अलग अलग हो गए तो फिर उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फ्रेंच ने सवाल किया, लूट के माल के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है टैनर? अब अगर इसे बरामद नहीं किया जा सका तो फिर ये कभी बरामद नहीं हो पाएगा, और मुझे पूरा यकीन है कि इनका एक चौथा साथी भी है। मैं इन सबको इकट्ठे ही पकड़ना चाहता हूँ। आज अगर हम हॉक और सैंडर्स को पकड़ लेते हैं तो वो एक आदमी फिर भी बचा रह जाएगा। इसलिए अभी सिर्फ उनके ऊपर नज़र रखो कि वो कहाँ जा रहे हैं। और हाँ, क्या वो पता चल गया कि पैडिंगटन से कोई तार भेजा गया था या नहीं? और अगर हाँ तो उस पर क्या संदेश था? टैनर ने फौरन अपनी जेब में हाथ डाला और एक मुड़ा तुड़ा कागज फ्रेंच के हाथ में सरकार दिया। उसके ऊपर लिखा था, कोटेशन की ज़रूरत है, 6th वर्सेस 4th चाहिए। डाक खाने के कर्मचारी ने बताया कि इस तार को करीब 11:15 बजे सुबह एक लंबे तगड़े आदमी ने रिसीव किया था। फ्रेंच और टैनर समझ गए कि वो हॉक ही था, लेकिन टैनर को ये समझ में नहीं आया कि उसमें क्या गुप्त संदेश छुपा हुआ था। लेकिन फ्रेंच उसे पढ़ते ही समझ गया, क्योंकि वो घटना का चश्मदीद गवाह था। उसे ये भी समझ में आ गया था कि हॉक के एक साथी ने जेल से सैंडर्स का पीछा किया होगा और उसके ट्रेन के डिब्बे में बैठते ही हॉक को ये टेलीग्राम भेजा होगा। इसमें गुप्त रूप से सूचना दी गई थी कि सैंडर्स ट्रेन के किस डिब्बे में बैठा है, ताकि हॉक को अपनी कार्रवाई करने में कोई दिक्कत ना हो। उसने टैनर को बताया, इस संदेश का मतलब यही है कि उनके काम का आदमी इंजन से पीछे 6ठे डिब्बे के 4थे कूपे में है। और यही हुआ भी था। हॉक नकाब ओढ़कर इंजन के पीछे 6ठे डिब्बे में सीधे पहुंचा था। टैनर ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, अब हमारे दोस्त हॉक और सैंडर्स ब्लैक वाटर एरिया पार कर चुके होंगे। मैं अब वहां के पुलिस स्टेशन को सूचित कर देता हूं कि उनके सिपाही चारों तरफ फैल जाएं और उनकी कार कहाँ जा रही है इसकी जानकारी दें। टैनर ने सूचना देकर कॉफ़ी और सैंडविच का ऑर्डर दे दिया। ब्लैक वाटर एक जंक्शन की तरह का इलाका है जहाँ से कई इलाकों को सड़कें जाती हैं।
कॉफ़ी पीते और सैंडविच खाते हुए दोनों ब्लैक वाटर पुलिस स्टेशन से संदेश आने का इंतजार करने लगे। अभी तक तो सब कुछ फ्रेंच के अनुमान के अनुसार चला था, लेकिन अब उसकी बेचैनी बढ़ने लगी थी। वो ये सोच रहा था कि कई सड़कों के बीच अगर रात के अंधेरे में हॉक की कार नज़रों से ओझल हो गई तो सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। करीब आधे घंटे का वक्त एक अजीब बेचैनी में बीता। तभी टेलीफोन की घंटी ने खामोशी तोड़ी। ये ब्लैक वाटर पुलिस स्टेशन के सार्जेंट स्टैनली का फ़ोन था। स्टैनली ने बताया कि 2 कांस्टेबलों ने हॉक की कार को बेसिंगस्टोक की सड़क पर वीराने में खड़ा देखा है। फ्रेंच ने निर्देश दिया कि जैसे ही उनकी कार आगे बढ़े उसे सूचना दी जाए। टैनर और फ्रेंच दोनों फिर से इंतजार करने लगे। ये बड़े ही बेचैनी वाले पल थे। रात के करीब 12 बजे खामोशी को एक बार फिर से फ़ोन की घंटी ने तोड़ा। स्टैनली ने बताया कि हॉक की कार लेदरहेड की तरफ बढ़ रही है। लेदरहेड का नाम सुनते ही फ्रेंच उछल पड़ा। उसने टैनर से कहा, ये जगह इप्सम के पास है। इप्सम वही इलाका है जहां लेडी केट के फार्म हाउस में चौकीदारों पर हमला करके गहने लूटे गए थे। अब फ्रेंच कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह तैयार था। उसने फ़ोन पर निर्देश दिया कि एक मोटरसाइकिल सवार को हॉक की निगरानी करने के लिए छोड़ दिया जाए और दूसरा मोटरसाइकिल सवार बेसिंगस्टोक से उनको वहां ले जाएगा। उसने ये भी निर्देश दिया कि पूरी फोर्स भी तैयार रखी जाए, लेकिन जब तक फ्रेंच ना पहुंचे तब तक कोई कार्रवाई ना की जाए। उसने टैनर से पूछा, चलने की क्या तैयारी है? टैनर ने जवाब दिया, कारें तैयार खड़ी हैं सर, बस आपके इशारे की देर है। चंद सेकंड में ही इंस्पेक्टर फ्रेंच, इंस्पेक्टर टैनर, सार्जेंट कार्टर और कई वर्दीधारी पुलिस वाले गोली की सी तेजी से 2 कारों में हैम्पस्टेड की तरफ जा रहे थे। फ्रेंच और टैनर इससे पहले भी कई बार इस तरह की मुहिम पर जा चुके थे, लेकिन आज का मामला थोड़ा अलग सा था। इनकी कारों ने चंद मिनटों में ही वेस्टमिंस्टर ब्रिज को पार कर लिया। ये शुक्र था कि ये रात का समय था, जिसके कारण ट्रैफिक थोड़ा कम था और वो तेज गति से कार चला पा रहे थे। शहर पार होते ही ड्राइवरों ने कारों के एक्सीलेटर को पूरी गति से दबा दिया। दोनों कारें हवा की गति से इप्सम की तरफ बढ़ने लगीं। चंद मिनटों में ही वो इप्सम पुलिस स्टेशन पर थे। वहां बाहर ही इंतजार कर रहे कांस्टेबल ने बताया कि हॉक की लिमोजीन कार 7 मिनट पहले ही बर्ग हीथ की तरफ गई है। फ्रेंच ने टैनर से कहा, मेरा अंदाज़ा सही था। लूट का माल उन्होंने यहीं कहीं छिपाया है और अब वे सैंडर्स को वहीं ले जा रहे हैं। कारें अब बर्ग हीथ की तरफ मुड़ गईं। इस बीच सामने से आ रहे एक मोटरसाइकिल सवार कांस्टेबल पर उनकी नज़र पड़ी। वो फ्रेंच की पार्टी को उस जगह पहुंचाने के लिए इप्सम पुलिस स्टेशन की तरफ लौट रहा था जहां हॉक की कार रुकी थी। उसने बताया, दूसरा मोटरसाइकिल सवार कांस्टेबल उस जगह की निगरानी कर रहा है जहां हॉक गया था और वो यहां उनको लेने के लिए आया है। अब आगे आगे मोटरसाइकिल थी और उसके पीछे दोनों कारें। चंद मिनट में ही मेन रोड की बगल की एक कच्ची सड़क पर मोटरसाइकिल मुड़ गई। खेतों और पेड़ों से घिरे सुनसान इलाके में 1-2 और मोड़ के बाद एक बड़े लेकिन अंधेरे से घिरे फार्म हाउस के मेन गेट से काफ़ी पहले इनका काफिला रुक गया। फ्रेंच ने धीरे से फुसफुसाकर गाड़ियों को पेड़ों की ओट में छुपाकर खड़ा करने के लिए कहा। अब इंस्पेक्टर फ्रेंच, इंस्पेक्टर टैनर और 4-5 अन्य पुलिस वाले कदम दबाकर घास पर से फार्म हाउस की तरफ बढ़े। उसने 2-2 पुलिस वालों की ड्यूटी फार्म हाउस के मेन गेट और पिछले गेट पर लगा दी, इस आदेश के साथ कि अगर कोई वहां से भागने की कोशिश करे तो उसे गोली से उड़ा दिया जाए। फार्म हाउस का लोहे का बना मजबूत मेन गेट बंद था। मेन गेट से ना जाकर फ्रेंच और उसके साथी दीवार के साथ साथ करीब 100 फुट दाहिनी ओर गए। वहां एक बड़ा सा पेड़ अपनी शाखाएं फैलाए खड़ा था। उस पर चढ़कर सभी लोग फार्म हाउस की बाउंड्री पर चढ़े और फिर अंदर की तरफ कूद गए। अंधेरे में किसी ने उनको नहीं देखा। घास पर उनके कूदने से बहुत हल्की सी ही आवाज़ हुई, जिसे शायद कूदने वालों के अलावा और किसी ने नहीं सुना। धीरे धीरे सभी लोग फार्म हाउस के वरांडे की तरफ बढ़ने लगे। ऐसा लगता था कि उस फार्म हाउस की लंबे अरसे से देखरेख नहीं की गई है। बीच बीच में जगह जगह लंबी लंबी झाड़ियाँ उगी हुई थीं। ये एक तरह से इनके लिए फ़ायदेमंद ही थीं और इनको आड़ दे रही थीं। अचानक फ्रेंच के कानों में एक झाड़ी के पीछे से आवाज़ आई। वो खामोशी से उस झाड़ी के और पास सरक गया। उसके कानों में धीमी बातचीत की आवाज़ पड़ी। वे वरांडे की ओर बढ़ते हुए बात कर रहे थे। उसने सुना, एक आदमी कह रहा था, हमें एग्जीटर पर पुलिस ने रोक लिया था, लेकिन वो हम पर कोई शक नहीं कर पाए और हम आसानी से यहाँ पहुँच गए। लेकिन टेलर, तुम कैसे आए?
फिर दूसरे आदमी की आवाज़ आई, मैं न्यूटन एबट तक कार से आया, वहाँ से ट्रेन पकड़ी और 6:55 पर पैडिंगटन पहुँच गया और तुम्हारे कहे अनुसार यहाँ आ गया। लेकिन मामला क्या है हॉक? क्या वही माल के बंटवारे का? फ्रेंच के कानों में फिर से पहले वाली आवाज़ आई। वो अब तक निश्चित हो चुका था कि ये हॉक ही था। उस आवाज़ ने कहा, हाँ टेलर, सैंडर्स ने माल इसी फार्म हाउस में कहीं। और इसके बाद वे दोनों अंदर चले गए। झाड़ियों के पीछे छिपकर फ्रेंच और दूसरे पुलिस वालों ने भी देख लिया था कि वहाँ वे सिर्फ 4 ही लोग हैं। वैसे फार्म हाउस के पिछले हिस्से में एक कमरे में फार्म हाउस का एक चौकीदार भी था और 2 कुत्ते भी थे। लेकिन चौकीदार अफीम के नशे में पड़ा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि वहाँ चौकीदारी करने लायक कोई चीज़ नहीं है। कुत्तों को ये लोग मीट का टुकड़ा देकर पुचकार चुके थे, और अगर कुत्ते भौंकते भी तो वहाँ उनकी आवाज़ सुनने वाला भला था कौन। लेकिन उन लोगों को सपने में भी ये गुमान नहीं था कि स्कॉटलैंड यार्ड का एक होशियार ऑफिसर अपनी टीम के साथ उनके पीछे लगा हुआ है। वे तो ये सोच रहे थे कि वो पुलिस को बेवकूफ़ बनाकर अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। अब दोनों दल एक दूसरे के आगे पीछे थे। वरांडे के पीछे बस 1-2 कमरे थे, उसके पीछे वही आगे जैसा ही हाल था, यानी बेतरतीबी से उगी हुई घास और झाड़ियाँ। वरांडे से होते हुए हॉक और उसके साथी पीछे निकल चुके थे। पुलिस टीम भी उसी रास्ते से उनके पीछे लगी रही। पहले दोनों दलों के बीच करीब 100 कदम की दूरी थी जिसे उन्होंने पाट लिया था, और अब इन दोनों के बीच एक बड़ी सी झाड़ी ही थी। हॉक और उसके साथी जहाँ खड़े थे उनके सामने एक टीन से ढका बरामदा था। ये बरामदा फार्म हाउस की पिछली दीवार से सटाकर डाले गए टीन के शेड में बना हुआ था। एक तरह से ये स्टोर के रूप में काम आ रहा था। रोशनी के लिए हॉक ने यहाँ 2 बड़ी मोमबत्तियां जला दी थीं और टॉर्च से भी रोशनी कर रहा था। इस बरामदे में टीन की शेड को सहारा देने के लिए कई खंभे बने हुए थे, और वहाँ कई सजे हुए घड़े और मूर्तियां भी रखी गई थीं, और भी बेमतलब सा काफ़ी सामान वहाँ बिखरा पड़ा था। ताज्जुब की बात यह थी कि हर एक घड़े में फूलदार पौधे लगे हुए थे। हॉक, टेलर और सैंडर्स अपने चौथे साथी के साथ उन सजे हुए घड़ों के पास खड़े थे। हॉक ने कहा, हाँ तो सैंडर्स थोड़ा आगे बढ़कर हॉक के थोड़ा और करीब पहुंच गया, लेकिन बोला कुछ नहीं। हॉक ने फिर से पूछा, हाँ तो अब बताओ, लेडी केट के यहाँ से लूटे गए गहने कहाँ हैं? उस लूट में हमने मेहनत तो बराबर की, लेकिन सारा माल तुम अकेले ही हड़पना चाहते हो। ऐसा नहीं होने वाला, समझे? सैंडर्स अब भी कुछ नहीं बोला। इस बार हॉक ने तीखी आवाज में कहा, सैंडी, जल्दी बोलो, माल कहाँ है? ये तो हमें पता चल ही गया है कि तुमने इसे यहीं कहीं छिपाया है। तुम या तो सीधे से बता दो, वरना उसे तो हम ढूंढ ही निकालेंगे। तुम खामखा जान से जाओगे। इस बार सैंडर्स के गले से भींची भींची सी आवाज निकली, वो यहाँ पर नहीं है, कोई उसे यहाँ से चुरा ले गया है। हॉक की जोरदार आवाज गूंजी, मुझे पागल समझते हो? तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि कोई हम चोरों को ही चूना लगा गया? मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करना बंद करो सैंडर्स। इसके बाद उसने 1-2 घड़ों में टॉर्च से रोशनी डाली, फिर किसी सांप की तरह फुंकारते हुए बोला, झूठे मक्कार, तुमने कहा था कि एक घड़े में पौधे की मिट्टी के नीचे तुमने वो पैकेट दबाया था। अब लगभग हर घड़े में फूलों के पौधों की जड़ों के आसपास घास उगाई है। अगर किसी ने उसे निकाला होता तो घड़ों के अंदर की मिट्टी खुदी हुई होती। यहाँ ना तो किसी घड़े की मिट्टी खुदी हुई नजर आ रही है, और ना ही तुम्हारे बताए 22 घड़ों में से यहाँ एक भी घड़ा कम है। पूरे 22 घड़े इस बरामदे में मौजूद हैं। अब फटाफट बोलो कि माल कहाँ छुपा कर रखा है। हमारा टाइम बर्बाद मत करो। सैंडर्स ने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी दोनों आदमी भी धीरे धीरे कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो क्या बोल रहे थे ये फ्रेंच और बाकी पुलिस वालों को सुनाई नहीं दे रहा था। एक बार फिर से फुंकारते हुए हॉक ने कहा, देखो सैंडी, मैं 10 तक गिनूंगा। अगर तब तक तुमने नहीं बताया तो ये चाकू तुम्हारे सीने के पार होगा। ये कहते हुए उसने कड़क आवाज में एक नुकीला चाकू खोल लिया। कम रोशनी में भी उसका फलक चमक रहा था। हॉक की आवाज गूंजी, 1, 2, 3। इसके साथ ही वो चाकू की नोक को सैंडर्स के सीने पर फिराने और दबाने लगा। दोनों बाकी अपराधियों की बाहों में दबा सैंडर्स छटपटा रहा था और उसके दबे हुए मुंह से ऊं की आवाज आ रही थी। हॉक ने फिर से कहा, उसकी आवाज में दृढ़ता थी, सैंडी, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर हमें हमारा हिस्सा नहीं मिला तो निश्चित रूप से ये चाकू तुम्हारे जिस्म के कई टुकड़े कर देगा। मैं 3 तक गिन चुका हूं।
सिर्फ 7 तक गिनती और बाकी है, तुम्हारी जिंदगी और हमारे हिस्से के बीच। 4, 5। सैंडर्स ने कुछ बोलने की कोशिश की और हॉक के इशारे पर उसके साथी ने उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा लिया। सैंडर्स ने कहा, तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करते हॉक? मैं सारे देवताओं की कसम खाकर कहता हूं कि मैंने उनको यहीं पर छुपाया था और अब वो यहां पर नहीं है। अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर उन कीमती गहनों को कभी ढूंढ नहीं पाओगे। हॉक की गरजती हुई आवाज गूंजी, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसको मारना ही पड़ेगा, पकड़ो इसे। और इसके साथ ही उसने चाकू वाला हाथ ऊपर उठा लिया। इंस्पेक्टर फ्रेंच को महसूस हुआ कि सैंडर्स की बात में सच्चाई है और उसके दिमाग में बिजली की गति से ये विचार भी आया कि अब इनको दबोच लेना चाहिए। उसने हवा में एक गोली चलाई। ये उसका कार्रवाई शुरू करने का इशारा था। गोली की आवाज़ सुनते ही चारों अपराधी इस तरह से चौंके जैसे उन्होंने भूत देख लिया हो। सारे पुलिस वाले फुर्ती से सर्च लाइट जलाकर झाड़ियों से निकले और अपराधियों पर टूट पड़े। अपनी ओर पुलिस वालों की तनी हुई 10 पिस्तौलें देखते ही चारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें पुलिस के यहाँ पहुंचने की कतई उम्मीद नहीं थी, बल्कि वे तो ये सोच रहे थे कि उन्होंने पुलिस को अच्छी तरह से चकमा दे दिया है। इंस्पेक्टर फ्रेंच ने अपनी पिस्तौल हॉक की तरफ तानते हुए कहा, अपना चाकू फेंक दो हॉक। अगर किसी ने भी जरा सा हिलने की भी कोशिश की तो एक एक के जिस्म में 100-100 सुराख कर दिए जाएंगे। ऐसे आदेश को ना मानने का तो कोई सवाल ही नहीं था, लेकिन फिर भी हॉक ने चालाकी दिखाने की कोशिश की। उसने चाकू को नीचे गिराकर फुर्ती से अपनी जेब में हाथ डाला। वो अपनी पिस्तौल निकालना चाहता था, लेकिन उसके हाथ के बाहर आने से पहले ही इंस्पेक्टर फ्रेंच की पिस्तौल से चली गोली ने उसके पैरों के पास की मिट्टी उड़ा दी। हड़बड़ाकर उसने हाथ ऊपर कर दिए। चंद मिनटों में ही चारों को हथकड़ी लगा दी गई। अब वो पूरा फार्म हाउस पुलिस वालों के बूटों की आवाज से गूंज रहा था। हर तरफ तेज सर्च लाइटों की रोशनी थी। चारों को पुलिस की कार पर लादकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया गया। रात के 3 बज रहे थे। फ्रेंच और टैनर ने भी घर जाने की बजाय 2 घंटे वहीं पुलिस स्टेशन में झपकी लेने का फैसला किया। सुबह सूरज निकलते ही फ्रेंच इंस्पेक्टर टैनर के साथ फिर से उसी फार्म हाउस में पहुंचा। उसके अपराधी तो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन उसे लूट का माल अभी भी बरामद करना था, नहीं तो अदालत में उन अपराधियों का जुर्म कैसे साबित होता। उस बरामदे में पहुंचकर, जहां पिछली रात उसने चारों अपराधियों को गिरफ्तार किया था, उसने टैनर और सार्जेंट कार्टर से कहा, सैंडी ने ये कहा था कि उसने जिस पेड़ वाले घड़े में गहनों का पैकेट छिपाया था, वो घड़ा पूरब की तरफ से आने वाली हवा की सीध में है। उसने ऐसा करने का कारण ये बताया था कि उस तरफ कोई जाता नहीं, लेकिन लगता है कि फार्म हाउस के चौकीदार ने घड़ों को उलट पुलट दिया। अब हम उन घड़ों को खोदते हैं जिनके पौधे कुछ कुछ सूख रहे हैं। रात को नशे में धुत सोया हुआ चौकीदार भी इस वक्त वहां मौजूद था। उसने बताया कि उसने पिछले हफ्ते ही सारे घड़ों को उनकी जगह से उठाकर इधर उधर किया था। ऐसा करने का कारण था कि उसे बरामदे को धोना था। फ्रेंच ने कहा, जिन घड़ों के पौधे थोड़ा सूख रहे हैं, वो शायद इसलिए सूख रहे हैं कि उनमें कोई ऐसी चीज़ छिपाई गई है जो उन्हें रास नहीं आ रही है। तीसरे घड़े की मिट्टी खोदते ही फ्रेंच के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई जब उसे वो चमड़े की थैली मिली जिसके अंदर मोटे प्लास्टिक के बैग में लेडी केट के घर से लूटे गए कीमती गहने पड़े थे। मुकदमे में हॉक और टेलर हत्या के आरोपी भी पाए गए। दोनों को फांसी की सजा हुई, बाकी 2 को कई साल कैद की सजा मिली। अखबारों में इंस्पेक्टर फ्रेंच की काफ़ी तारीफ हुई और लेडी केट्स ने भी पुलिस स्टाफ के सहायता कोष में 1000 पाउंड का दान दिया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।